All right, she is here. हरे कृष्णा मैम. हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया मैम. एंड आज शायद सपना पूरा हो रहा है मेरा आपसे बात करने का. Thank you so much. I just heard the introduction and it's like that means a lot to me. So thank you so much. Thank you so much ma'am for joining and thank you so much for accepting our invite. And believe me, this is the first time I am going blank right now because बहुत से टॉक शोज होस्ट किए हैं, but this is one of my dreams and thank you so much ma'am for making this dream true. So सबसे पहला क्वेश्चन मैम आपसे मेरा यही रहेगा, आज का दिन कैसा था, कैसे हैं अभी आप? अच्छा था, बहुत अच्छे हैं and finally life is getting back together to our normal days, क्योंकि I think यहाँ भी जहाँ हम रहते हैं काफी इश्यूज हो गए थे because of COVID. So वापस से we had that lockdown, locked in our homes and all the sessions were postponed. So up everything is getting back to normal, so hope the best. Exactly. And मैम आपको बहुत सारे आज भजनों की रिक्वेस्ट तो करने ही वाले हैं हम, बट जैसे आपने कहा भी things are getting back to normal, so इससे ही रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि अब के एरा को हम बहुत से लोग अब इसको पोस्ट कोविड एरा बोल रहे हैं. एंड टॉकिंग स्पेशली अबाउट स्टूडेंट्स, जो हमने 2 साल ऑनलाइन क्लासेस की है, अपने कंबलों में रजाइयों में बैठ बैठ के हमने एग्जाम्स दिए हैं. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट नाउ टू कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन. जब हम ऑफलाइन क्लासेस का सोच रहे हैं, ऑफलाइन एग्जाम्स का सोच रहे हैं, तो किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करें एंड फिर से जैसा प्री कोविड एरा था वैसा ही हम कन्वर्ट कर पाए एंड अपना बेस्ट दे पाए? See, the first thing is जो वर्ड आपने यूज किया कंफर्ट जोन, ये बहुत ही डेंजरस वर्ड है. तो ये सिर्फ कोविड के लिए नहीं, whenever in your life आपको लगे कि ये मेरा कंफर्ट जोन बन चुका है, तो आपको बाहर निकलने की जरूरत है. क्योंकि बहुत ही रिस्की, बहुत ही डेंजरस स्पेस होता है जब कोई आपका कंफर्ट जोन, कि अब आप उससे बाहर निकलना नहीं चाहते. So that's a wrong space. तो एक तो वो दिमाग में आते ही आपके अपने आप एक विल पावर में होगा कि नो, आई हैव टू गेट बैक, आई कैन नॉट स्टे हियर, दिस इज नॉट अ नाइस प्लेस. तो वो चीज आपको याद रखना है, कंफर्ट जोन वुड नेवर टेक यू टू सक्सेस. जो भी इंसान कंफर्ट जोन में रह के काम करना चाहेगा वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर सकता. सो इफ यू वांट योर लाइफ, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, माय सेशंस which are about success, आप तभी सुनिएगा जब आप कुछ extraordinary करना चाहते हैं, क्योंकि कोई pressure नहीं है. There are people who are satisfied with their normal life, so that's okay. But there are people who want to do extra. They want to be extraordinary, and they want to, score like flying numbers उसके साथ. तो आपको उसके लिए comfort zone से बाहर निकलना पड़ेगा. That's for sure. Must है. कोई भी चीज अगर आपको बहुत ease में डाल दे रही है, that's not a good thing. तो पहले we were scared because of this COVID thing, तो वो थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर था, हमने वो सीखा. That's a good thing. हर चीज सीखनी चाहिए, हर चीज में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, पर अब वो सीख लिया, अब उसे बाहर निकलने का समय आ गया है. वो आपको एक्चुअली नेचर ही बता रहा है. नेचर टेल्स यू एवरीथिंग. तो नेचर इज लाइक नाउ बी नॉर्मल. तो हमको भी वैसा ही बनना है कि अब वापस से हमारा जो काम है उसकी तरफ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आना है. बिल्कुल मैम. एंड मैम हम ऑब्वियसली क्वेश्चंस तो लेते ही रहेंगे, एंड जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम आपको भजन की बहुत रिक्वेस्ट करने वाले हैं, इसको भजन संध्या का इंटरव्यू बनाने वाले हैं. एंड विद दैट बहुत से लोग भी कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर रहे हैं भजन की कि प्लीज कोई ना कोई भजन, जो भी आपका फेवरेट भजन हो, कुछ दो लाइनें. मेरा ये आई थिंक थर्ड सेशन है एलपीयू के साथ. आई एम एक्चुअली शॉर्ट ऑफ भजन राइट नाउ कि मैंने इतने भजन आपके सेशंस में गा दिए. सो आई थिंक आई विल जस्ट रिपीट दोस अगेन. मैम जो भी, कोई बात नहीं, आपकी बस आवाज सुननी है हमें. 1 साल हो चुका है, 2020 देन 2021 2022 में आप आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है. जो भी भजन आप सुन. तो मैं हमेशा कहती हूँ बिकॉज मुझे लगता है भजन से अच्छी थेरेपी कुछ हो नहीं सकती. जैसे हम म्यूजिक थेरेपी कहते हैं, सबसे अच्छी थेरेपी मानी गई है, पर म्यूजिक में भी अगर वो भजन है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी इन सम और द अदर वे. तो इसीलिए मेरे सेशंस में हमेशा भजन होते हैं, सो दैट आप बातों के साथ एक थेरेपी भी एडेड हो हमेशा. सो ओके,
किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ज़ुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। वाह वाह वाह। एंड मैम आप देख सकते हो जैसे ही आप भजन सुनाते हो इतने सारे हाथ साइड से, इतने सारे इमोजीज एंड राधे राधे हरे कृष्णा, सो अलग ही वाइब होती है। थैंक यू सो मच। एंड नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, अगर हम आज के यंगस्टर्स की बात करें जो हमारी एज है, मैं अपनी भी बात कर ही रहा हूँ, हम लोग क्या चाह रहे हैं कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो जाए, बहुत फास्ट हो जाए, बहुत क्विकली हो जाए, बट बचपन में हमें ही सिखाया गया था कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सो क्या ये आज भी लागू होती है बात, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस? डेफिनेटली स्लो एंड स्टेडी मतलब कई बार ना हम स्लो एंड स्टेडी का मीनिंग इस लेजीनेस में ऐड कर देते हैं कि अच्छा वील डू इट लेटर, अरे आराम से कर दो। नो, इसका मतलब ये नहीं होता स्लो एंड स्टेडी। स्लो एंड स्टेडी इज कि जब यू नीड पेशेंस, यू आर डूइंग योर वर्क बट वो धीरे धीरे हो रहा है, वो अपनी टाइम से हो रहा है। क्योंकि हमारी आदत शॉर्टकट अपनाने की इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हमने पेशेंस, हम कंसिस्टेंसी, इन चीजों में बहुत लैग करने लग गए। बिकॉज वी वांट एवरीथिंग क्लिक्स पे, जो हमें मिलता है बिकॉज ऑफ फोन्स एंड कंप्यूटर्स और मशीन्स, हमें हर चीज क्लिक्स में मिलती है। तो उस वजह से हमें सक्सेस भी क्लिक में चाहिए, और वो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ अगर शॉर्टकट लेके आपको सक्सेस मिल भी गया है तो वो बहुत शॉर्ट समय के लिए रहेगा। हम बहुत सारे करियर्स देखते हैं कि एक बार में हाइप होता है एंड देन यू डोंट फाइंड देम एनीवेयर। तो ये शॉर्टकट सक्सेसेस है। लेकिन अगर आपको एक लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए देन यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द पेस ऑफ द नेचर, कि आपको जो टाइम से मिल रहा है। कहते ना कि दोहा है धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, कि मतलब धीरे, और धीरे का मतलब इसी दोहे में है कि आप कितना भी माली कितना भी सींच ले, जब समय आएगा वो तभी तैयार होगा फूल। आप एक्स्ट्रा पानी डाल के, एक्स्ट्रा मिट्टी डाल के फूल को जल्दी रेडी नहीं कर सकते, उसको उतना ही टाइम लगेगा। तो इसमें भी यही है कि आपको एक एक्चुअल पेस के साथ ही चलना है, पर वो पेस कभी भी लेजीनेस की नहीं होनी चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेशन की नहीं होनी चाहिए। उस स्लो को आप इसके साथ नहीं जोड़ सकते कि वो सही रास्ता है, कि इट विल टेक टाइम। यू कैन नॉट ब्राइब द नेचर नो सक्सेस के लिए। बाकी कामों में आप कर सकते हैं कि फाइल जल्दी पहुंच जाए, नेचर के साथ ये नहीं हो सकता, इट विल टेक इट्स टाइम। तो ये समझ के स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस का मीनिंग ये है। सो बी ऑनेस्ट, बी पेशेंट बट बी कंसिस्टेंट। ये आई थिंक द मंत्रा है सक्सेस का। ट्रू मैम। एंड मैम आपने अभी बोला कि आजकल हम क्लिक्स में सब कुछ कर पा रहे हैं, क्लिक किया जोमेटो से खाना घर पे आ गया, आपको कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, जाना नहीं पड़ा, क्लिक किया बिजली का बिल भर दिया, पानी का बिल भर दिया। जबकि हमारे पेरेंट्स कितनी लाइंस में लगे रहते थे लास्ट डे भी। तो मैम कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि फोन की वजह से हम लोग हार्डवर्क की अहमियत भूलते जा रहे हैं? एंड उस हार्डवर्क की अहमियत को वापस से हम कैसे ला सकते हैं? क्या एफर्ट्स कर सकते हैं कि हमें रियलाइज रहे कि हार्डवर्क भी कुछ होता है? आई थिंक जब हम हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ इश्यूज में भी अगर आप देखिए कि आज के टाइम पे बहुत छोटे छोटे बच्चों को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। हमारे पेरेंट्स को ऐसा नहीं था। हमारे पेरेंट्स बहुत, आई थिंक आज भी मेरे पेरेंट्स जितना काम करते उतना हम लोग भी नहीं कर सकते। जब वो अपने पे आए तो दे कैन डू एनीथिंग। आई हैव सीन माय ग्रैंड पेरेंट्स डूइंग सो मेनी थिंग। कोई टिफिन का भी काम है, कोई इसका भी काम है, बच्चे भी हैं घर में, हस्बैंड भी है, पूरा घर भी संभाल रहे हैं, बाहर का भी काम हो रहा है, और बिना किसी टेंशन के, बिना कोई स्ट्रेस के। आई हैवंट सीन एनी ऑफ माय ग्रैंड पेरेंट्स लाइक पैटर्नल हो या मैटर्नल कि कभी उनको लगा कि अरे बहुत टेंशन है, इतना काम कैसे होगा, बैलेंस कैसे होगा, होम लाइफ वर्क लाइफ। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं। इतना बैलेंस था उनका लाइफ बिकॉज ऑफ हेल्थ। जैसा आपने कहा कि हर क्लिक से मिल रहा है, दैट्स स्विगी थिंग। अब आपने क्लिक किया, आपको खाना मिल गया, बट पहले आप बनाते थे, तो उसमें एक एक्टिविटी है, यू नो, बॉडी की एक्टिविटी हुई, फिर बिल पे करना है, यू हैव टू गो देयर, वो एक एक्टिविटी हुई। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? पेशेंस। यू हैव टू वेट। हर चीज का आई थिंक एंड या स्टार्टिंग इज पेशेंस।
किसी भी चीज में, whether it's your work, your studies, your degree, your relationship, हर चीज में you have to have patience, जो अभी है नहीं, because you get everything clicks पे। तो आपको बैलेंस यहाँ पे करना पड़ेगा कि कितना यूज मेरे फोन के क्लिक्स का होना चाहिए और कितना यूज मेरे एक्टिविटी का होना चाहिए। कि मे बी आई हैव टाइम, तो कुछ ऐसी चीजें जो मैं बाहर जाके कर सकता हूँ, आई विल डू दैट, वो मैं फोन का इस्तेमाल नहीं करूंगा उसमें। मीटिंग योर फ्रेंड्स, अभी आप फोन पे ही वीडियो कॉल कर लिया, हो गया, मिल लिए, नहीं, लेट्स मीट। तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, बाहर आप एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग बनेगी आपकी, वो भी खत्म हो चुका है। बट आई थिंक इज जो मेरे पेरेंट्स की फ्रेंडशिप का बॉन्ड है आज नहीं है। आज आपको एक ऑल टाइम कनेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज वो फ्रेंडशिप ही खत्म हो जाती है। बट आई हैव सीन माय पेरेंट्स सालों तक कनेक्ट नहीं है, पर जैसे ही मिलते इट्स लाइक कल ही तो मिले सबके। सो दैट इज, हर चीज उससे जुड़ी है, पेशेंस है, कंसिस्टेंसी है, काम में भी उनकी एक एक्टिविटी ऑल टाइम बनी रहती है किसी भी चीज में, और कभी भी उन्होंने बैलेंस का सोचा नहीं, वो एक नेचुरल वे में होता रहा। सो वो चीज लाने के लिए यू हैव टू बैलेंस थिंग्स, क्योंकि हमें करना पड़ेगा, हम इतने इनग्रोस्ड है अपने फोन्स में कि फोन का इस्तेमाल कितना है, एक्चुअल एक्टिविटी का इस्तेमाल कितना है, रिलेशनशिप का इस्तेमाल कितना है, हर चीज को एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। बिल्कुल। एंड आई बिलीव मैम हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं थे, दे हैड जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वो पूरा करते करते अपने आप ही उनका बैलेंस बन ही जाता था। एग्जैक्टली। एंड मैम आपको एक बस वाकया शेयर कर रहा हूँ। जब आपका पहला सेशन हुआ था 2020 में, सो आई स्टार्टेड फॉलोइंग यू सिंस देन, एंड उसके बाद से मैंने आपके भजन सुने, जैसे मोस्ट लव्ड भजन बाय मी इज मीठे रस से भरी होरी राधा रानी लागे। सो मैंने यही मम्मी को भी सुनाया था, एंड बिलीव मी अब मैं आते जाते कई बार मम्मी को सुनता हूँ, मम्मी भी गुनगुना रहे होते हैं वही ये भजन। सो इट्स माय रिक्वेस्ट, इट्स माय ड्रीम इफ आई कैन हियर दिस फ्रॉम यू लाइव। श्योर श्योर। सो ये मेरा भी काफी फेवरेट है, और आई थिंक मेरे हर स्पिरिचुअल सेशंस में ये भजन हमेशा होता है, क्योंकि ये मैंने बचपन से मैं अपने दादा दादी नाना नानी से सुनती आई हूँ। तो इसीलिए ये एक ऐसा भजन है जो मैं कभी मिस नहीं करती अपने किसी भी स्पिरिचुअल सेशंस में। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खरो खरो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खरो खरो जमुना जीरो पानी लागे। Believe me, ma'am, I am getting goosebumps as of now. I am blank. Really, this was my dream. Thank you so much. And now, ma'am, moving to next question. I have seen people जो spirituality में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, बट वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते, कहीं ना कहीं वो ठोकरें खा रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एंड आई हैव सीन जो लोग भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, दे हैव अ परफेक्ट लाइफ, उनका सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइव्स। सो ऐसा क्यों होता है, एंड स्पिरिचुअलिटी आपके हिसाब से क्यों हमारे लिए नेसेसरी है अगर ऐसे इंसिडेंट्स हम देखते हैं तो? See, to be very honest, भगवान की जब आप बातें स्पिरिचुअल किताबें पढ़ते हैं तो वो जो लेसन्स आपको देते हैं, like see what I believe spirituality is not about पूजा पाठ always, वो भी एक वे है करने का, पर वो ही एक वे है नहीं है। So अगर many a times if you see people who say I don't believe in God but I am spiritual, कहीं ना कहीं they believe in God, वो गॉड का एक नहीं है पर उसके जो लेसन्स है उसमें। So spirituality is way of life. अगर आप वो लेसन्स को लेकर चल रहे हैं तो आप भले ही बोलते मैं मानती नहीं हूँ या मैं मानता नहीं हूँ, पर आप वो लेसन्स फॉलो, सिर्फ आपको सिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल
मेरे मोटिवेशनल सेशंस में, बिकॉज वहाँ पे कई लोग आते हैं जो मानते हैं, नहीं मानते हैं, अलग भगवानों को मानते हैं, सभी आते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहां पर भी मैं जो बोलती हूँ वो कहीं ना कहीं वही बातें हैं जो मेरे स्पिरिचुअल सेशंस में होती है। इट्स जस्ट अबाउट द लिंगो, कि आपकी लैंग्वेज में इसको कैसे मुझे टर्न करके बोलना है, और आपको सबको जो नहीं मानते उनको लगता है कि नहीं ठीक है, हाँ दिस इज गुड, मोटिवेशनल सेशंस हम सुनेंगे, पर वो कहीं ना कहीं सारी बातें रामायण, महाभारत, गीता जी इन्हीं से है, इन्हीं के लेसन से है। बस मैं आपके सामने भगवान का नाम रख के आपको नहीं बता रही, तो आपको लग रहा है कि हाँ हाँ मुझे तो जच रहा है। सो वही चीज है कि कई बार आप बोलते हैं आप स्पिरिचुअल हैं, बट आप एक्चुअली फॉलो नहीं करते। सिर्फ भजन कीर्तन करने से आप पूर्ण रूप से स्पिरिचुअल नहीं हो जाते। और कई लोग हैं जो ये बोलते हैं भगवान को नहीं मानते, पर कहीं ना कहीं वो उन्हीं लेसन्स को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी लाइफ परफेक्ट चल रही है। तो आपको ये समझना है। एंड सेकंड, हो सकता है कई बार हमें लगता है किसी की लाइफ परफेक्ट है, पर वो होती नहीं, और हमें लग रहा है किसी की लाइफ टफ है। फॉर एग्जाम्पल, हमें लगता है मंक्स की लाइफ बहुत टफ है, बट व्हाट आई बिलीव वो हमसे बहुत ज्यादा खुश है। हम पूरी लग्जरी और फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप एंड फैमिली सबके साथ रहकर भी दुखी है, और वो सबसे अलग रह के भी बहुत खुश है। कहीं ना कहीं हमें शायद हो सकता है दो चीजें हैं कि हाँ, एक है कि कोई बोल रहा है कि वो स्पिरिचुअल है पर वो एक्चुअली है नहीं, और किसी को लगता है वो स्पिरिचुअल नहीं है पर एक्चुअली वो स्पिरिचुअलिटी ही फॉलो कर रहा है। तो ये चीजें हमें समझ के हमें बस लेसन्स लेने। हो सकता है कि आप पूजा पाठ नहीं करते, कई बार हम लोग भी, हम ज्यादा कंपटीशन है हमारे टाइम, हमारे पेरेंट्स की कंपैरिजन में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, हमें कई चीजें करनी है जो कट ऑफ्स है। लाइक मेरे पेरेंट्स तो चौक जाते हैं सुन के कि अब आगे कट ऑफ बचा क्या है तुम्हारे बच्चों के लिए। कई यू नो वी हैव 99 कट ऑफ, तो अब क्या 100% कट ऑफ होगा आने की जनरेशन में। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो जरूरी नहीं कि आप पूजा कर रहे हैं तो ही आप स्पिरिचुअल, आप वो नहीं कर रहे लेकिन आप उनके लेसन्स अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, आप तब भी स्पिरिचुअल ही है। बिल्कुल। एंड मैम, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेज लाइफ में या फिर हमारे करियर में ऐसा बहुत बार होता है जब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं एंड हमें उनमें से एक सिलेक्ट करना होता है, बट हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होते उस टाइम पे। सपोज मेरे पास दो कंपनी से ऑफर लेटर आया है, आई एम कंफ्यूज कि दोनों में से मेरे को कौन सा लेना चाहिए, और दोनों ही एक लेवल की कंपनीज हैं। सपोज एक तरफ मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का मन है या एक तरफ मुझे कॉलेज से प्लेसमेंट मिल रही है। सो ऐसी सिचुएशन में दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की सुननी चाहिए, या जो भी बात हम चूज कर रहे हैं वो सही है, ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं? पहला चीज, यू डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, सो आपको दोनों की सुननी चाहिए बैलेंस में, कोई भी एक चीज पे पूरा डिपेंडेंट नहीं होना। दैट्स व्हाट लाइफ टीचर्स यू। हमारे पेरेंट्स हमेशा कहते थे सेविंग्स रखो, कोविड ने वो चीज बता दिया कि सही है। यू कैन नॉट लिव लाइक दिस कि कमाया उड़ाया कमाया उड़ाया, यू हैव टू हैव सम सेविंग। और मैं हमेशा, मैंने जब लॉकडाउन के टाइम सेशंस हुए थे, मैं हमेशा कहती थी कि आपने कभी भी सही तरीके से कमाया नहीं या उसको मैनेज नहीं किया, अगर आप 1-2 साल घर पे बैठकर नहीं नॉर्मली रह सकते। जो कमा रहे हैं उनके लिए, जो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, अगर आपको भी प्रॉब्लम हो रही है इस 1-2 साल में, फिर आपने अपने पैसे को मैनेज नहीं किया अच्छे से। तो ये हमारे पेरेंट्स करते थे, यू नो। आप टीवी में भी आज भी पुराने देख, चावल की पेटी में पैसे होते हैं, डब्बों में पैसे, वो सेविंग्स है कि कभी कुछ बुरा टाइम आया तो ये पैसे काम आएंगे, राइट। तो मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि आपको दोनों सुनना है, दिल का भी दिमाग का भी, कि क्या चीजें हैं, क्योंकि दिल की चीज में लॉजिक जल्दी से नहीं आता। बस आई वांट टू डू इट, मुझे नहीं पता कैसे होगा पर मुझे करना है, तो ये एक सुना। पर एक दिमाग को भी थोड़ा ऑन रखना है कि नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल रीजनिंग होना चाहिए। तो वो अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे से पूछिए जिन्होंने इस फील्ड में थोड़ा काम किया है। हमारे फैमिलीज में होते कई लोग कि सीएज है, एमबीएज है, इंजीनियर है, या कोई बिजनेस में ही है, तो आप उनसे थोड़ा हेल्प कीजिए। कि आज के टाइम पे लोग हेल्प लेना नहीं चाहते जल्दी से, यू नो, दे डोंट वांट टू शो कि हमें कुछ पता नहीं है। नो, शो दैट इट्स ओके। अगर आपको आगे जाके धक्के नहीं खाना है, वो भी बहुत बुरी तरीके से, तो आप शुरू में ही थोड़ा धक्का खा लो। एंड दैट धक्का इज कि आपको खुद जाके बोलना पड़ेगा कि मुझे नहीं पता, सो प्लीज हेल्प मी। ये बोलना, थोड़ा ईगो को कम करना है
और वो जल्दी से होता नहीं है लोगों से, पर आपको वो करना पड़ेगा। तो पहला चीज, टेक हेल्प, अपने जो आपके बड़े हैं उनसे पूछिए जिनको इस बारे में नॉलेज है। दूसरा, आप जब भी कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप बहुत प्यार करते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये बनना है, या मुझे अपना काम खोलना है, मेरा बिजनेस है, आप एंटरप्रेन्योरशिप फॉलो करना चाहते हैं, तब फिर सोचिए मत कि इसमें ये भी हो सकता है, वो होगा। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ पे गलत नहीं होगा या जिसके डिसएडवांटेजेस नहीं है। आपके जॉब्स में भी होंगे, जॉब्स के भी डिसएडवांटेजेस होते हैं, अपने काम के भी, स्टार्टअप्स के भी डिसएडवांटेजेस होते हैं। इट्स ऑल अबाउट आपका कितना मन। अगर आपका मन है कि नहीं मुझे तो यही करना है और जो भी दिक्कत आएगी मैं सामना कर दूंगा, देन फॉलो दैट। आप ये सोच के प्लान भी मत लाइए कि इसमें दिक्कत आई तो छोड़ देंगे। तो दिक्कत तो दुनिया में हर काम में आती है। कोई भी काम उठा के देख लिया, क्या प्रोफेशनल्स है, आर्टिस्ट है, जॉब्स के लिए है, बिजनेस है, फार्मर्स है, कोई भी काम है, हाउस वाइफ्स है, हाउस मेकर्स है, दिक्कत हर जगह आती है। अगर आप दिक्कत देख के काम छोड़ने के बारे में सोचेंगे, then I think you shouldn't work, तब सब सही रहेगा। तो अगर आपको कुछ करना है, then हाँ मुझे पसंद है ये, मैंने प्रैक्टिकल चीजें देख ली इसकी कि क्या दिक्कत आएगी क्या नहीं आएगी, so I am ready for it। तो ये दो चीजें आप बैलेंस करके अगर चलेंगे तो you'll get your answer। बिल्कुल मैम। एंड मैम बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो सब लोग आपको चैट बॉक्स में राधे राधे विश कर रहे हैं। सुकृति है, HR राठौड़ जी, शैलेश पाटिल जी, दीक्षा, एंड सबके नाम तो लेना पॉसिबल नहीं है, बट सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारा नाम ले दो। तो गुजर गार्गी जी, करण बत्रा जी, एवरीवन इज विशिंग यू राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, नमस्ते। याकूब खान जी इज विद अस, वो भी आपको विश कर रहे हैं। वाओ, नमस्ते, थैंक यू। ऑलराइट मैम, सो अब मैम आपको पता ही है कि वो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो आपका फेवरेट कोई भी भजन या जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं चैट बॉक्स में, वो मैम को आइडिया दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में भजन के। तो अभी तो मैम आप अपनी मर्जी से जो आपको पसंद हो एक भजन सुना दीजिए। नेक्स्ट टाइम वो कमेंट्स आपकी हेल्प हो देंगे। ओके। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। वाओ मैम, मैम नेक्स्ट भजन मैं ना यहाँ पे म्यूट बटन दबा के आपके साथ गाऊंगा। Thank you so much ma'am, and a lot of appreciation, and Radhe Radhe everyone, wishing you with a lot of hearts in the chat box. Thank you. And ma'am, now moving to next question, जैसा कि आपने पहले भी बात की कि बैलेंस होना हर जगह जरूरी होता है, एंड सेम इज द केस विद रिलेशनशिप। एंड अगर हम टीनेजर्स की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, सो ये बहुत कॉमन चीज है, रिलेशनशिप ब्रेकअप्स एंड दिस। सो इन सब के साथ कैसे डील कर सकते हैं? समटाइम्स दीज थिंग्स हिट यू सो हार्ड कि आप रेगुलर लाइफ में आ ही नहीं पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, एंड क्या आपकी एडवाइस रहेगी फॉर रिलेशनशिप्स एंड दिस काइंड ऑफ सिनेरियोस? फर्स्ट, पेशेंस सबसे पहले, बिकॉज हम इतनी फॉर रिलेशनशिप्स, ये मेरा एक वीडियो भी है कि आप चाहे रिलेशनशिप की बात है चाहे शादी की बात है, आप पेशेंस रखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जो बिहेवियर है दोनों का, आप उसको एक फ्यूचर पैटर्न मान के नहीं चल सकते, क्योंकि शुरू के मुलाकातों में कोई भी रियल नहीं होता। इट टेक्स टाइम, और जनरल है, हम लोग भी नहीं होते। आप फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे हैं, आप नॉर्मल रहेंगे, आप थोड़े अच्छे रहेंगे, आप एग्जैक्टली क्योंकि आप डरे कि सामने वाला मुझे जज ना कर ले या मेरे बारे में कुछ गलत सोच ना रखे, तो वो एक ह्यूमन नेचर है। इट्स नॉट दैट कि सामने वाला बुरा है इसलिए ऐसा करे, ये ह्यूमन नेचर है। आप तुरंत से किसी के सामने ओपन अप नहीं हो सकते, तो इट टेक्स टाइम।
तो टेक दैट टाइम बिफोर आप ये डिसाइड करो कि अभी एक रिलेशनशिप है. सो टेक योर टाइम टू नो ईच अदर. कोई भी 2-3 अच्छी बातों में, अच्छी चीजों में, इसीलिए हम कहते हैं ना लव इज ब्लाइंड. तो वो ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए आपकी. क्योंकि अगर आप सिर्फ वो अच्छी चीज देखें तो ऑब्वियसली लव इज ब्लाइंड. आपको दोनों चीजें देखनी है और तब जाके आपको डिसाइड करना है कि हाँ आई एम रेडी फॉर दिस. क्योंकि फिर हमारी यार रिलेशनशिप यू वर नॉट लाइक दिस, कैसा कैसे हो गया, अरे व्हाई दिस, आपकी ये तो नहीं था. तो वो तो बाद में ही आएगा ना. यू हैव टू वेट फॉर दैट. आता है तो अच्छा हो या बुरा. तो फर्स्ट इज पेशेंस. सेकंड इज कि जब वो लाइक ब्रेकअप हो चुका है या रिलेशनशिप ओवर हो चुका है ऐसा कुछ. आई थिंक मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी चीज हो, सक्सेस में भी हो, फेलियर्स आप देखते हैं, रिजेक्शंस देखते हैं, रिजेक्शन रिलेशनशिप में हो, जॉब्स में हो या ब्रेकअप्स है. आई ऑलवेज से स्पिरिचुअलिटी इज द की. अगर आप अपने अंदर की स्पिरिचुअलिटी को अवेकन नहीं करते हैं तो आप हर छोटी चीज में गिरेंगे और फिर आपको लगेगा उठना मेरे बस की बात नहीं है. स्पिरिचुअलिटी आपको ये नहीं सिखाता. स्पिरिचुअलिटी आपको लाइफ में हमेशा ये कोशिश करता है कि गिरो मत. आप थोड़ी देर के लिए हार सकते हैं, थोड़ी देर के लिए थोड़े चुप हो सकते हैं, बैठ सकते हैं. मैं एक नॉर्मल भाषा में कहती हूँ कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं तो आप सफर कभी नहीं करते. बिल्कुल. आप रुक सकते हैं, दैट इज आप बफर कर सकते हैं ना. वीडियो बफर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, बंद नहीं होता वो. तो आप बफर कर सकते हैं पर आप सफर कभी नहीं करेंगे अगर आप स्पिरिचुअलिटी अपनाते हैं. तो उसमें बहुत सी चीजें हैं स्पिरिचुअलिटी में. कभी हम लंबा सेशन करेंगे तो जरूर बात करेंगे. तो आपको ये समझना है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चल रहे हैं तो आप कभी भी गिरेंगे नहीं या आप शट डाउन नहीं कि नहीं अब मेरे लिए तो उठना मुश्किल. आप हमेशा उठ जाएंगे क्योंकि वो आपका माइंडसेट ऐसा बनाएगा. When we talk about गीता जी, ये क्या था, अर्जुन बैठ ही गए थे तो वो बातें उसको वापस खड़ा करती है और खड़ा करके युद्ध जिता देती है. तो वो चीज तो चलिए ऑन स्पॉट हुआ था. वो चीज को अगर आप लाइफ टाइम अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली आप ऐसे नहीं हार मानेंगे. आपको लगेगा हो गया, दिक्कत है, कोई बात, टाइम लगेगा मुझे ठीक होने में, दैट्स ओके. मैं ये नहीं कहती कि कल हुआ और आज की आज आप नॉर्मल हो जाओ, नहीं. आपको भी पता है मुझे टाइम लगेगा, आई विल टेक माई टाइम, बट मैं फिर ठीक हो जाऊंगा. ये पॉजिटिव थॉट होना चाहिए कि हो जाएगा ठीक, उसमें कोई बात नहीं. दिक्कत आती है, ठीक हो जाएगी, समय है, गुजर जाएगा. अच्छा हो कि बुरा, तो अच्छे में भी एक्सट्रीमली हैप्पी नहीं होना, वो भी गुजर जाएगा, वो भी ज्यादा समय तक रहने वाला नहीं. और दिक्कत भी है तो वो भी गुजर जाएगा, वो भी ज्यादा समय तक नहीं रहेगा. बिल्कुल मैम. एंड आई रिमेम्बर माय ग्रैंडमदर सेइंग कि बारिश आ रही है, स्पिरिचुअलिटी बारिश को तो नहीं रोक सकती है लेकिन वो एक छाते का काम कर सकती है जिससे आप बच सकते हो बारिश से. और वो छाते का काम नहीं, एक्चुअली आपकी सोच है कि कोई सोच सकता है कि अरे बारिश होगी क्या करूँ. कोई बोलेगा अरे छाता लेके आओ. ये माने आपका थॉट है कि एक है कि वो बैठ के सिर्फ रोने का काम करेगा कैसा हो गया, और एक तुरंत ही सोल्यूशन का काम करेगा, एक दिमाग. तो ये डिफरेंस एक स्पिरिचुअल दिमाग में और एक नॉर्मल दिमाग या नॉन स्पिरिचुअल दिमाग में, आई वुड से. बिल्कुल. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी अगेन फ्रॉम स्टूडेंट्स लाइफ मैम. अगर आप को एक और बार मौका मिले फिर से हमारी एज में आने का, हमारे मतलब एक स्टूडेंट बनने का, तो आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी लाइफ में? ऐसे तो आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, मेरी इतनी एज है नहीं, बाय द वे आई एम जस्ट द सेम आप लोग के साथ ही. बट हाँ, स्टूडेंट एज इन अगर स्कूल स्टूडेंट की बात हो तो उस वक्त बिकॉज मैं 2 चीजें एक साथ मैनेज कर रही थी और आपको पता होता है कि ठीक है आप 2 काम कर रहे हैं, पर स्कूल को नहीं पता होता है. तो आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, बहुत डांट फेस करनी पड़ती है और नेगेटिव कमेंट्स फेस करने पड़ते हैं. तो उस वक्त में भी मैं अपने आप को समझा सकती थी कि जो मैंने अभी आपसे कहा, समय है गुजर जाए. ठीक है, बस हाँ आप उस समय बहुत यंग होते हैं, बहुत प्योर होते हैं, तो आप इतना सोचते नहीं है.
बट वो अगर चीज नहीं होती तो मे बी मेरी लाइफ और इजी होती, या मुझे कहीं ना कहीं पता होता कि आगे जाके सब ठीक हो जाएगा। आई विल वर्क फॉर माई सेल्फ एंड आई विल डू गुड। तो वो मुझे अगर पता होता तो शायद मेरी लाइफ थोड़ी इजी होती, जस्ट दैट। क्योंकि बाकी मैंने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, बैलेंस बना के रखा, पर उस समय जो नेगेटिविटी आती है कि अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी आप कमेंट्स की भी बात करें कि हम आज कोई भी आप पिक्चर अपलोड करते हैं, थॉट्स अपलोड करते हैं, उसमें भी आपके नेगेटिव कमेंट्स है कि आपने एक पॉजिटिव थॉट अपलोड किया है, उसमें भी नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। पर मुझे आज के टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मे बी ये बिहेवियर मुझे तब भी होना चाहिए था। तो वो चीज मैं हमेशा हर बच्चे को, हर यूथ को, हर स्टूडेंट को समझाना चाहूंगी कि अपनी पॉजिटिविटी मत छोड़िए। नो मैटर आपके आसपास कितने नेगेटिव लोग हैं, बिकॉज अगर आप सच्चे मन से काम कर रहे हैं, जो मैंने किया, यू विल गेट योर थिंग, जो मुझे मिला। तो आई वॉज डूइंग माई वर्क विथ अटमोस्ट ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, और मुझे मेरा फल भी मिला। बट उस वक्त आपको वो चीजें बहुत हैम्पर करती है, तो वो मैं कहूंगी कि आप बाहर जो भी नेगेटिविटी है उसको इग्नोर करिए, क्योंकि जब आप जो गोल लेके चल रहे हैं, जब वो मिल जाएगा, ये कोई आसपास नहीं। मैंने आई थिंक रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था कि आपके आसपास जो आवाजें हैं उनको बंद करने की कोशिश मत करो, तुम उन आवाजों से दूर जाने की कोशिश करो, अपने काम से, अपने कर्म से इतने दूर चले जाओ कि फिर उनकी आवाज तुम तक पहुंच ना। वो सक्सेस वे में कि आप इतनी ऊंची उठ चुके कि अब उनकी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि वो नहीं हुए, क्योंकि उनका आधा समय सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स करने में। जो आपके आसपास के लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करें, आप उनको चुप करने की कोशिश कभी मत करिए, खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। दैट्स मोर इजी। दूसरों को आप चुप नहीं कर सकते, दैट्स वेरी टफ। Compulsory to be vegetarian and we want to be a really spiritual person or spiritual किसी को तकलीफ हो रही है, अनइंटेंशनली होती है, तो हम उसका कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर आपको पता है कि हाँ इस काम से किसी को तकलीफ होगी और गलत तकलीफ होगी, तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए। Thank you so much, ma'am, for giving a very crystal clear answer. नहीं तो कई बार इधर उधर से वहां फिर आके आंसर आता है कई लोगों का, बट वेरी क्लियर आंसर। थैंक यू सो मच। एंड आई बिलीव बहुत से लोगों की लाइफ में इस आंसर से फर्क पड़ेगा एंड बहुत से जीव में भी बच पाएंगे। And now ma'am, moving forward, in Bhagavad Gita, ये लिखा गया है, this is a question from my friend, he follows Bhagavad Gita. So कर्म योग and भक्ति योग, उसमें दोनों चीजें मेंशन की गई है भगवद गीता में। And कृष्ण जी ने अर्जुन को भी यही सिखाया था कि you have to do your karma and so अगर आज के टाइम पे ओरिएंटल्स बोलते हैं कि आपको भक्ति जाप एंड भक्ति योग करना चाहिए, so हमें क्या करना चाहिए? These karmas and बाकी में आपका आंसर भक्ति योग में जब आप जाते हैं, क्योंकि जैसे आपने दो नाम लिया, कर्म योग, भक्ति, किसी ने अगर भक्ति योग का रास्ता चुना है तो उसके लिए उसका कर्म जाप करना ही है। अगर आप एक मंक
को देखेंगे, इस्कॉन में देखिए, कहीं भी दे हैव अ रूटीन ऑफ डूइंग 16 राउंड्स हरे कृष्णा मंत्र। ये उनका ड्यूटी है, उनका काम है, वो उसको छोड़ नहीं सकते। उनके रूल्स है, पूजा पाठ के रूल्स है, नियम है, तो वो ही उनका काम है, क्योंकि उन्होंने वो रास्ता चुना है। अर्जुन की जब बात कृष्ण करते हैं तो उन्होंने उससे पहले कहा कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म लड़ना है। तो आपको ये समझना होगा कि आपने कौन सा पाथ चुना। तो आप स्टूडेंट है, आपका काम पढ़ना है। पर जब आप भगवान के नाम जप की बात करते हैं, क्यों कहा जाता है कि नॉर्मल लोगों को भी नाम जप करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, आज वेस्ट भी ये चीजों को अपना रहा है, वेस्टर्न कल्चर अपने आप इस्कॉन को देखिए तो मोस्टली सब फॉरेनर्स हैं। तो मेडिटेशन में ऐसे तो हमें भगवान का नाम जप ही कहते हैं, बट उन्होंने जो भाषा दी है या इंग्लिश में कहे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, दैट इज मेडिटेटिंग थ्रू मंत्र, और इसको वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन माना गया। ये क्या है? और इसका स्टडीज बताती है, जो भी सुन रहे हैं वो चेक कर सकते हैं इंटरनेट गूगल पे जाके, कि आपका मेमोरी पावर तेज होता है फॉर स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन ठीक होता है गुड फॉर स्टूडेंट्स, पेशेंस लेवल ठीक होता है गुड फॉर स्टूडेंट्स। तो नाम जप इज नॉट जस्ट भक्ति, कि अरे भगवान की आप भक्ति कर रहे हैं। आप जब भगवान का नाम जप करते हैं इन अ मेडिटेटिव फॉर्म, तो आप कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर पैटर्न्स को ठीक कर रहे हैं, आप अपने थॉट्स को ठीक कर रहे हैं, आप अपना मेमोरी, कंसंट्रेशन, सब चीज ठीक कर रहे हैं। तो इसीलिए नाम जप आई थिंक हर लाइफ में जरूरी। और मोस्टली व्हाट आई हैव सीन इन माय लाइफ, आई थिंक इट्स बीन 18 इयर्स जब मैंने काम शुरू किया था, मुझे 18 साल हो चुके काम करते हुए। मैंने जितने डिप्रेशन में लोगों को देखा है वो तभी होते हैं, मतलब 90% सत्संगी डिप्रेशन में नहीं जाते, जो सत्संगी होते हैं, जो सत्संग में रहते हैं। फर्स्ट इज म्यूजिक, सबसे बड़ा हेल्प होता है। आप भी आज देखिए, आप सैड हैं तो म्यूजिक सुनते हैं। कोई भी इंसान अपने रूम में भी अगर है तो वो हल्का सा कोई म्यूजिक चलाएगा, या आप ब्रेकअप इत्यादि वो सब हो जाए तो यू हैव अरिजीत सिंह, तो सब म्यूजिक का हेल्प लेते हैं जब आपको अपने कोई ऐसे ब्लैक इमोशन या डार्क इमोशन से बाहर आना है। उस म्यूजिक में भी अगर सत्संग हो तो वो और हेल्पफुल होता है। आप कीर्तन में आइए, कथा में, यू सी पीपल, कोई बहुत खुश होके गा रहा है, कोई रो के गा रहा है, कोई नाच रहा है। व्हाट इज दिस? इमोशंस बाहर आना जो नॉर्मली नहीं आते। आपको नॉर्मली हर इमोशंस को ढकने का, ज्यादा नहीं हंसना, ज्यादा नहीं रोना, ज्यादा गुस्सा नहीं करना, आपके हर इमोशंस को सप्रेस किया जाता है, वहां सारे बाहर आते हैं और वो भगवान का नाम लेते हुए आते हैं। तो इंसान वहां से निकल के खुश होता है, उसका सारा स्ट्रेस खत्म हो चुका है। वो आप घर पे जनरली लोग नहीं कर पाते, या फिर करते हैं, बहुत लोग पूजा करते हुए भी रोते हैं। आई हैव सीन माय नाना जी क्राइंग व्हाइल ही वाज डूइंग हिज पूजा। व्हाई? क्योंकि वो बाहर उस चीज को नहीं कर सकते, एंड दैट्स गुड। क्योंकि हम जब बाहर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कहीं का गुस्सा कहीं उतारते हैं, दैट इज बैड फॉर अ रिलेशनशिप, फॉर अ फैमिली। तो वो चीज जो आप सत्संग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, थ्रू मंत्रास, थ्रू भजन, चैंटिंग, आप कहीं ना कहीं थेरेपी ही कर रहे हैं अपने आप। पर मुझे ऐसा लगता है दुनिया की कोई थेरेपी इसको आप पीछे नहीं कर सकती, क्योंकि ये वर्षों से, वर्षों छोड़ो युगों से चलता आ रहा है और अभी तक है, और हर कोई मान रहा है इसको। So remember this कि इसीलिए जाप जरूरी है। वो कोई भी हो सकता है, आप कोई भी, आप ओम करिए, आप हरे कृष्णा मंत्र करिए, महामंत्र है, तो आपको जो अच्छा लगे, जो आपको हैप्पीनेस दे, आप उसको करिए। आप जिस भगवान को मानते हैं उसको करिए, बट ये जाप होना चाहिए आपकी लाइफ में, भले ही 5 मिनट 2 मिनट पर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मैम, जैसा आपने अभी बताया कि सत्संग में इतनी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, बट जब हम रियल लाइफ में देखते हैं, यूथ को देखते हैं, स्टूडेंट्स को देखते हैं,
हेट क्राइम वेब सीरीज मूवीज इनकी तरफ हम बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं एज कम्पेयर टू अगर हमें पता लगे कि पास में कहीं सत्संग है वहां जाना है, या फिर मे बी यूट्यूब पे इफ यू हैव गॉट एन आवर ऑन नेटफ्लिक्स और आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि यूट्यूब पे एक सत्संग सुनना है, सो 99% ऑफ द यूथ वुड बी सिलेक्टिंग नेटफ्लिक्स। सो ऐसा क्यों होता है कि हम लोग ऐसी चीजों की तरफ ही अट्रैक्टेड होते हैं जो हमें भगवान से दूर लेके जाती है? क्योंकि ऐसी चीजें ज्यादा बन रही है। पहली चीज तो आपके आसपास जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, सत्संग में भी आप देखिए, सत्संग सही का, सत्य का, इसका संग है। तो आपकी संगत तय करती है कि आपको क्या पसंद आए। तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास हमेशा हेट, नेगेटिविटी, गॉसिप, यही चीजें चलती रहती है। तो हमें यही चीजें पसंद आती है। और प्लस व्हाट आई थिंक कि आज के टाइम पे जिस तरीके से इन चीजों को ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं इतना यूज करके, दिस इज सो अमेजिंग, whether it's about abusive language or abuses or hate comments, इन चीजों को इतना ग्लोरीफाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम भी अपनी नॉर्मल लाइफ में ही करते हैं तो हमें लगता है ये तो अपने जैसा है। और वही आप जब सत्संग में जाते हैं तो वो आपको आपकी गलतियां बताते हैं, उन चीजों को गलत बताते हैं जो आज के टाइम पे कोई सुनना नहीं चाहता। आप किसी को, कोई आपको अगर बोला तुम्हें ये गलती है, आप अपने आप एक अंदर से एक गुस्सा आने लगता है। क्यों? इतना ईगो बढ़ गया है हमारा कि हम सुनना नहीं चाहते कि हमारे अंदर गलत क्या है। और वही गलत को जब कोई और कहीं ग्लोरीफाई करके दिखा रहा है तो हमें वो चीज अच्छी लगती है। तो इसीलिए जब हमें इसकी जगह कोई ये देखने को, तो हम नेटफ्लिक्स की ओर, नेटफ्लिक्स में क्या अच्छी बातें नहीं है, बहुत है। मूवीज में ऐसा नहीं, मैं मूवीज नहीं देखती, जरूर देखती हूँ, अच्छी मूवीज नहीं है, जरूर है, लेकिन वहां पे आपको हमेशा दिखाना चाहिए कि सही क्या है और सही ही अच्छा है। गलत को ग्लोरीफाई करना, बड़ा करना इज नॉट अ गुड थिंग। कि आज के टाइम पे आज का जो जनरेशन है वो हीरो से ज्यादा विलन से अट्रैक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि विलन को उतना ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है, नो मैटर एंड के 5 मिनट में आपने मार दिया, पर पूरी मूवी में तो उसी को ग्लोरीफाई करके दिखाया गया, उसकी हरकतों को ग्लोरीफाई करके दिखाया, बैड हैबिट्स को ग्लोरीफाई करके दिखाया गया है, वेदर इट्स स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। बस नीचे एक लाइन आ जाती है, ये हानिकारक है। कौन पढ़ता है? जब उन चीजों को इतने अच्छे से, इतने बड़े रूप में दिखाया जाता है तो आप अपने आप ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर वो चीज आप करते हैं तो अब आपको अपनी जैसी चीजें अच्छी लग रही है कि नहीं, दिस इज मी, दिस इज माई लाइफ। और वो चीज आपको अपने लाइफ से रिलेटेड लगती नहीं है। तो इसीलिए तो ये इसके लिए आई वुड से कि इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि आप नेटफ्लिक्स है या वेब सीरीज या शोज है, कुछ भी है, वो आप एक एज के बाद देखना शुरू करते हैं। उसके पहले तक आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं क्या बोलना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है। छोटी एज होती है, बहुत यंग होते हैं हम, और उस समय पेरेंट्स को लगता है कि अरे अभी तो समझदार नहीं है। बहुत समझदार है, सबसे ज्यादा समझदार हुआ। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, भले ही आपको अपनी आगे की पोएम्स याद ना हो, पर आपको ABCD याद है। बचपन में जो छोटी छोटी बातें याद है, वो एज बहुत सही होती है। उस वक्त बच्चा इतना ज्यादा ऑब्जर्व करता है, ग्रैब करता है चीजें। तो उस वक्त आप बच्चों को अपने आप ही स्पिरिचुअलिटी की बातें सिखाइए। उसके बाद हो सकता है कि वो देखेगा भी तो वो कमल की तरह है जो कीचड़ में भी साफ है। तो हो सकता है कि वो इन चीजों के बीच में वो देख भी रहा है, तो पर वो कभी उन चीजों को ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि आपने अंदर पहले ही उसके कुछ और बसा दिया है कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छी चीज क्या है, गलत चीज क्या है, तुम्हारे अंदर क्या अच्छाइयां हैं, तुम्हारी बुराइयां क्या है, वो जानता है इन चीजों। तो ये चीजें पहले सिखाइए, क्योंकि आप सोचेंगे बड़े होकर सिखाओ, बड़े होकर वो आपको समझदार नहीं समझता, उसके पास और भी लोग हैं। दैट्स ट्रू, ये सच्ची बात है। एक एज के बाद बच्चे पेरेंट्स से कहीं ज्यादा अपनी एज के लोगों को सुनना चाहते हैं। फ्रेंड्स है, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो खुद उनके जैसी लाइफ जी रहे। जी हाँ, आई कंप्लीटली एग्री। तो ये चीज आपके पहले होनी चाहिए हमेशा। स्पिरिचुअलिटी इज फॉर यंग एज, बूढ़े होने के बाद नहीं। बिल्कुल।
एंड इसी से रिलेटेड मैम एक क्वेश्चन है, जैसे आप बता रहे हैं कि बचपन का बहुत फर्क पड़ता है, तो ऐसा क्यों होता है कि किसी एक बच्चे का बर्थ ऐसे घर में हो रहा है जहाँ पे बहुत स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया जाता है, उसके पेरेंट्स बहुत स्पिरिचुअल हैं, एंड जस्ट सपोज कि एक बच्चे का जन्म हो रहा है जहाँ पे पेरेंट्स बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं है, एंड फिर उसको सपोज वो नॉनवेज बचपन से ही खा रहा है, तो उसको तो नॉलेज ही नहीं मिली, तो ऐसा क्यों होता है कि कोई तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बिल्कुल अर्ली एज में इंक्लाइन हो जाता है, भगवान ने इतना मतलब उनको ब्लेस किया, बट समवेयर दूसरी जगह एक बच्चे पे इतनी ब्लेसिंग्स नहीं होती है। नहीं, ब्लेसिंग्स नहीं है। फिर ये देखिए, हम बहुत ही डीप टॉपिक पे है ना, आपका पहला जन्म, कि आप स्क्रिप्चर्स बात करें तो ये है कि आपका पहला जन्म तय करता है कि आपका दूसरा जन्म कैसा होगा। इसीलिए तो ये रीजन है ना, वरना अगर ऐसा कुछ होता नहीं तो अलग अलग घर क्यों है? ऐसा क्यों है कि कोई फुटपाथ पर है, कोई कहीं महलों में पैदा हो रहा है, कोई नॉर्मल घर में पैदा हुआ है, कोई बहुत ही रिच घर में पैदा हो रहा है, कोई अच्छे घर में पैदा हुआ है, कोई बहुत ही बुरे घर में जहाँ पे सिर्फ गलत काम होते हैं, गलत बातें होती है, नेगेटिविटी है। तो कुछ तो रीजन होगा इसका। अगर आप नहीं भी मानते हैं पिछले जन्म को, तो आप इसका रीजन ढूंढिए। क्या रीजन हो सकता है कि हर आदमी अलग घर में पैदा हो रहा है? क्यों सबको एक लाइफ नहीं मिली है? हमारे साथ बिल्कुल भी। हाँ, क्योंकि तो उनके कोई लिए ना, हमसे हाँ एग्जैक्टली, सबके लिए नहीं। जो लोग ये पिछला जन्म नहीं मानते, वो कहीं ना कहीं भगवान को भी नहीं मानते। आप अगर भगवान को मानेंगे, आप भगवान की चीजों को भी मानेंगे, आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, जानने। लेकिन अगर आप नहीं मानते तो आप कुछ नहीं मानते। तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि चलो मैंने आपकी बात मानी, ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? कुछ तो आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये जनरल बात है। ऐसा क्यों? अगर सब कुछ नॉर्मल है तो सबको नॉर्मल ही लाइफ मिलनी चाहिए। तो ये प्रारब्ध होते हैं कि आपके पिछले जन्म में आपने जैसे काम किए, कर्म किए, उसी हिसाब से आपको, तो जो बहुत भक्त किया उसको भक्ति का ही घर मिलता है, जिसने नहीं किया उसको नहीं मिलता। पर ये जन्म तो मिला है। आपको बचपन में नहीं समझ आया, बड़े होके तो आता है। कई लोग, आप ये एग्जांपल नहीं दे सकते कि हम तो बचपन से ही करते हैं, तो क्या हो गया? आप ऐसी कई चीजें जो बचपन में नहीं की आप कर रहे हैं। बिल्कुल चेंज आया ना आपकी लाइफ में, आपने किया ना नई चीजें। तो अगर आपको समझ में आया कि बचपन में कुछ गलत किया है, उसको आप अभी सुधार सकते हैं। इतनी समझ हम सबको है, भगवान ने दी है, और हमारी समझ हमारे चॉइसेस में बड़ी अच्छी होती है। पर जब कुछ सुधारने की बात होती है तो पता नहीं हम इतने नासमझ क्यों बन जाते हैं कि हमें तो पता नहीं है, या हम तो कब से करते आ रहे हैं, सबको सब पता है, सब बहुत होशियार है। पर जब खुद को ठीक करने की बात है ना, वो करना नहीं चाहते, तो उसको वो ढक देते हैं ये बोल के कि मुझे पता नहीं। आपको सब पता है। अगर पता नहीं भी है तो आप इतने केपेबल है कि आप पता करने लायक हैं, इसके बारे में पता कर सके। तो ये पट्टी हटाइए कि मुझे नहीं पता। हाँ ठीक है, जो नहीं हुआ, अब और सुधार लेंगे, जब समझ आई तब सुधार लेंगे। तो ये थॉट रखिए। और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया कैसा क्यों, तो वो प्रारब्ध होते हैं आपके पिछले जन्म के। थैंक यू सो मच मैम, एंड नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा आपने अभी, हम उसी की बात कर रहे थे कि बचपन में स्पिरिचुअलिटी है एंड ऑल, सो अगर आपकी जर्नी की बात करें तो आपकी लाइफ में वो पॉइंट ऑफ टाइम कब था जब आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हुए, एंड वो कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब से आपका और ज्यादा डिवोशन बढ़ गया भगवान की तरफ? नहीं, मेरी लाइफ में कोई एक नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत स्पिरिचुअल है, तो मेरी लाइफ स्टार्ट से ही स्पिरिचुअल थी। तो बचपन से मुझे कहानियों की जगह भगवान की ही कहानियां सुनाई गई थी, और हर किसी से, no matter my parents, my grandparents, my aunts, my uncles। हमारे घर में कीर्तन होते थे। फिर एक टाइम है कि जब पेरेंट्स आपको हर कुछ दिन में लेके बैठते हैं, अच्छी बातें बताने को, समझने को, आपसे बात करने को कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल, सो दैट दे नो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और उससे रिलेटेड वो आपको चीजें समझाते रहे। तो वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस था मेरी लाइफ में। इट वाज़न्ट कि एक इंसिडेंट हुआ एंड अचानक से आई वाज लाइक अच्छा आई विल डू दैट, नो। तो कंटिन्यूअसली आई वाज वर्किंग थ्रू दिस। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि मे बी 14-15 की एज में, जब आप एक्चुअल थोड़ा आप समझदार होने लगते हैं, तो तब तक आई वाज ऑलरेडी अ गुड नेम इन माय फील्ड। और फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब जरूरी है कि मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट देना है।
अभी तक यू हैव पीपल, यू हैव योर पेरेंट्स जो कंटिन्यूअसली आपकी हेल्प कर रहे हैं चीजें समझाने में, बट अब आपको पूरी तरीके से वो समझना है, आपको वो प्रोसेस लेकर जाना है। आपको कुछ गलत लगे या नहीं समझ आए तो आपको हेल्प लेनी है, पर अब यू हैव टू डू दैट। तो वो चीज में भी आई थिंक 14-15 एज में मुझे आई, जब आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स ऑन माई ओन। अब मैं खुद पढ़ूंगी, खुद चीजें निकालूंगी, मतलब मेरी क्यूरियोसिटी जो बोल रही है कि ये जानो, उस तरफ से आई विल गो। अभी तक आई वाज गेटिंग थिंग्स कि हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, उसमें भी आई वाज आस्किंग क्वेश्चंस, बट उसके बाद मैंने अपनी क्यूरियोसिटी को दिया कि मेरी जिज्ञासा मुझे जिस रास्ते पर लेके जाएगी मैं वो चीज पढ़ूंगी। तो आई थिंक दैट वाज द एज जब मैंने बहुत अपने हाथों में चीजें लेने की कोशिश की। That's really wonderful, मैम। एंड मैम, अभी तक हमने स्पिरिचुअलिटी की बातें की, बट हमने ये नहीं बात की कि अगर किसी स्टूडेंट को मान लो आज से ही स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने का मन होता है, तो वो बेसिक चीज क्या कर सकता है? बिल्कुल स्टार्टिंग अगर उसने करनी है स्पिरिचुअलिटी की, तो वो अपने दिनचर्या में कैसे स्पिरिचुअलिटी को इन्वॉल्व कर सकता है? बेसिक चीजें है कि फर्स्ट मेडिटेशन, उठते ही, एंड दैट मेडिटेशन कैन, मेरा भी है कि मैं मंत्र चैंटिंग पे बिलीव करती हूँ एक्सट्रीमली। तो सुबह होते ही लाइक वो जब तक मेरा कंप्लीट ना हो, नो मैटर व्हाट, नो मैटर वेयर एम आई, मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब आपको भूख तो लगती है, तो ये एक वादा है अपने आप से, प्रॉमिस है। अगर मुझे खाना ब्रेकफास्ट करना है तो मुझे वो करना पड़ेगा। अब अपने दंगा करना, 12 बजे उठा, तो मैंने एक दूसरी चीज से उसको कनेक्ट कर ताकि वो मिस ना हो। तो अगर वो नहीं तो ब्रेकफास्ट नहीं, या कहीं ना कहीं आपके अंदर मेरी गिल्ट रह जाएगा कि मैंने अपने आप से किया हुआ वादा था। ये मुझे बचपन से मेरे पेरेंट्स के थ्रू सीख मिली कि मुझे कोई भी चीज चाहिए, चाहे आपको बच्चे रहते हैं तो छोटी छोटी टॉयज चाहिए, ये चाहिए, बड़े होने के बाद फोन है, वॉचेज है, या वो है, कोई भी चीज फ्री नहीं मिलेगी। डू समथिंग, ये सम इंफॉर्मेशन। तो आपको है कि आप कहेंगे कि मुझे ये चाहिए, ये टॉय चाहिए, तो मैं पहले लाइक इस चीज में इतने मार्क्स आएंगे, ये टॉय, ये नया सेशन आया है, ये अच्छा हो गया, तुम खुद प्रिपेयर करो उसके बारे में, ये अच्छा हो गया, ये तुम्हारा। तो मुझे हमेशा से एक आदत है कि एक चीज के साथ दूसरी चीज जोड़ के रखो, तो इफेक्ट आई थिंक ज्यादा। तो मेडिटेशन के लिए भी मैं ये कहती हूँ कि सुबह उठ के 5 मिनट्स तो करना ही है। आप जिस भी भगवान को मानिए, जिस भी चीज को मानिए, अगर नहीं भी मानते तो यू हैव थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेस, आप जो गूगल में चेक कर सकते हैं मेडिटेशन का। और वो भी नहीं तो ये भी एक मेडिटेशन है कि आप बैठ के सिर्फ अपने आप से बात करिए, आज का दिन क्या होगा, आज का दिन कैसे रहेगा, क्या करना है, मतलब एक प्लानिंग करिए, सिर्फ वो विद द फ्लो के साथ मत जाइए। एक छोटी सी प्लानिंग होनी चाहिए कि हाँ आज का दिन मेरा ऐसा होगा, ये कर सकते हैं, ये करेंगे, यहाँ जा सकते हैं, ये बात कर सकते हैं, पेरेंट्स के साथ इतना समय बिता। तो एक शुरुआती दौर आपके साथ ही होना चाहिए, कोई भी चीज नहीं, फोन्स नहीं, नेगेटिविटी नहीं, कमेंट्स नहीं, सोशल मीडिया नहीं, गॉसिप्स नहीं, उठ के अच्छी चीज, एक पॉजिटिव अप्रोच आपका आज के दिन के प्रति, तो वो एक बहुत अच्छी चीज होती है। दूसरा, बिकॉज यूर स्टूडेंट, तो आपकी प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए किसी भी वे में, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, तो वो आप डिसाइड करेंगे, पर आपके दिन के ज्यादा से ज्यादा घंटे आपके पढ़ाई के लिए होने चाहिए। उसके बाद मैं हमेशा कहती हूँ स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, अगर आप बाहर हैं तो जो भी आपके आसपास के, क्योंकि दैट इज नेसेसरी। आज के टाइम पे जब लोग बहुत ही प्राउडली बोलते हैं आई एम नॉट अ सोशल पर्सन, तो मुझे ऐसा लगता है आपके आसपास के लोग शायद अच्छे नहीं है, इसीलिए नॉट अ सोशल पर्सन। तो मतलब यू शुड अंडरस्टैंड, यू हैव टू चेंज द पीपल यू आर अराउंड, क्योंकि आप इंसान हैं, आपको इंसानों के साथ समय बिताना आना चाहिए। अगर आप ऑल टाइम मशीनों के साथ समय बिताते तो कहीं ना कहीं आप अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि वो एक पेशेंस खत्म कर रहा है। जैसा मैंने स्टार्ट में भी कहा, अब लोगों से आपको मिलने में समय लगता है, उनको समझने में समय लगता है, तो वो एक टाइम लेता है, आपको वेट करना पड़ता। सबके बोलने के अपने अपने तरीके हैं, कोई धीरे बोलता है, कोई तेज बोलता है, कोई कैसे बिहेव करता है। तो फर्स्ट थिंग, आप एक्सपीरियंस बहुत लेते हैं,
आप बड़े से बड़े सक्सेसफुल लोगों को देखिए, स्वामी विवेकानंद को देखिए, उनका काम ट्रैवलिंग में क्या वो लोगों से मिलते थे। आप उनकी बुक्स पढ़िए, टीचिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, मैक्सिमम चीजें उनकी स्टोरीज है कि वो किस किस से मिले और उनसे क्या सीख मिली उनको। तो आप जितने ज्यादा लोगों से मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, आप उतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कौन क्या कर रहा है, मुझे कितना करना है, मुझे क्या नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या अभी तक पता ही नहीं था। तो इसीलिए कुछ समय इंसानों के साथ बिताना जरूरी है। तो ये 3 चीज भी आप करते हैं। बाकी वी कैन हैव अ फुल सेशन, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज अ वास्ट सब्जेक्ट, ये कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, तो उसमें जरूर आप कर सकते हैं। And I have a, I think, session on my channel on spirituality. तो आप वो भी देख सकते हैं, maybe they know on my channel. तो वो पूरी रूप से spirituality के ही ऊपर है कि अगर एक beginner है और वो अपनी लाइफ में spirituality जोड़ना चाहता है या spiritual होना चाहता है, तो आपको क्या steps करने चाहिए। पर ये 3 for student very necessary. फॉर श्योर मैम। एंड मैम टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया है, 1-2 क्वेश्चंस और हैं, बट उससे पहले एक लास्ट भजन, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस निकल गए हैं, एक लास्ट भजन की रिक्वेस्ट है बस। ओके, तो मैंने देखा था बात करते करते हुए एक भजन, सो मैं वो उसी से खत्म करती हूँ, जो मुझे भी बहुत पसंद है एंड आई थिंक काफी लोगों को बहुत पसंद है। एंड ये कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट है, क्योंकि जो आई थिंक ये भजन यूथ के लिए ही है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप भगवान को जो रूप हमेशा आपको दिखाते हैं उसी से मानिए, आप कुछ भी मान सकते हैं। कोई माता पिता मानते हैं, कोई दोस्त मान सकता है, कोई भाई मान सकता है, तो उसी पर है कि लेकिन दोस्त एक अलग रिश्ता होता है दोस्त का। तो जब भगवान को एग्जैक्टली दोस्त मानते हैं, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। वाओ, दैट वाज द लास्ट भजन। एंड मैम सच में ऐसा जी चाह रहा है कि बस आपकी आवाज सुनते ही रहे। इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, इतनी ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीस पॉजिटिव वाइब्स। एंड मैम लास्ट के जो 1-2 क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स की ही तरफ से हैं कि मैम आप भी इस चीज से अग्री करेंगे, यू हैव बीन इन स्टूडेंट्स लाइफ, की मूड स्विंग्स होते हैं टीनेजर्स को, कई बार कुछ ऐसा हो जाता है, अप्स एंड डाउन्स, बट वो चीजें हमारे पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं एंड फिर थोड़ा कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करें जब पेरेंट्स हमारी सिचुएशन को नहीं समझ पाते हैं एंड एक हेल्दी रिलेशनशिप हम मेंटेन करके रखें हमारे पेरेंट्स के साथ, क्योंकि हमें भी पता है वो हमारे लिए बुरा नहीं चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, पहला ये थॉट कि वो आपके लिए बुरा नहीं चाह रहे हैं। सेकंड थॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है उन्होंने कभी ये सब सोचा नहीं था कि लाइफ बैलेंस कैसे करें, स्ट्रेस क्या हो, क्योंकि उनको हुआ नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो अपनी लाइफ में भी इतने बिजी थे या वो अपने आप में ही सैटिस्फाइड थे बहुत ज्यादा, वो इतने काम करते थे, उनकी कहीं ज्यादा लाइफ उनके बच्चों के आसपास घूमती थी, तो उन्होंने उनपे क्या है इतना ध्यान नहीं दिया। तो वो भी एक रीजन है कि उनको समझ नहीं आती ये चीजें। और कई बार, और उनकी एज इतनी, आप टू बी वेरी ऑनेस्ट आप सोचिए किसी ने 50 साल एक थॉट प्रोसेस के साथ बिताया, वो कैसे उसको क्लिक में बदल देगा। तो इट विल टेक टाइम। तो आपको ये समझना है कि पहली चीज कि आपको थोड़ा पेशेंट होना पड़ेगा उनके साथ। वो उन चीजों को नहीं समझेंगे क्योंकि ये चीजें बहुत न्यू है उनके लिए, ये वर्ड्स ही न्यू है उनके लिए, तो उसके पीछे का काम तो कितना न्यू होगा। तो ये एक थॉट जब आपको पता होता है तो आपको कहीं ना कहीं गुस्सा नहीं आता है कि उनको नहीं पता उस चीज। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जब फोन में, एक अच्छे बच्चे की बात करिए, वरना जो अच्छा नहीं है उसको गुस्सा आता है कि पेरेंट्स ठीक से फोन यूज नहीं कर पा रहे, तो वो उसी में बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। बट मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप जब बच्चे थे तो आपने तो ऐसी बहुत हरकतें की है जो इरिटेट करें। एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछते थे आप, और वो भी आपको समझ कुछ नहीं आता था,
यहाँ तो फिर भी आप पेरेंट्स को 4-5 बार एक चीज समझाए तो वो समझ जाएंगे। बचपन में तो आपको वो भी नहीं समझ आता था, दूसरे दिन में भी फिर वही क्वेश्चन आप वापस पूछ रहे, पर फिर भी वो इतने पेशेंट होकर आपको संभालते थे। तो यहाँ पे अब आपकी बारी है कि वो नहीं समझेंगे उन चीजों को। तो ये चीज आप थोड़ा दिमाग में जब एक एक्सेप्टेंस आ जाता है कि उनको नहीं पता, तो अपने आप गुस्सा नहीं आएगा। आपको नहीं आएगा ना, कोई ऐसे इंसान है जिसको नहीं पता आपके बारे में या उसको नहीं पता उन चीजों के बारे में, तो आप अपने आप सोचते हैं उसको तो नहीं पता यार, उसको क्या ही बोले। तो वो चीज अपने पेरेंट्स के साथ क्यों है कि उनको नहीं पता, उनको नहीं आता, उनको इस चीज की समझ नहीं है कि ये एक्चुअली क्या है। उनको अटपटा लगता है कि ये क्या है, नई बात है, और फिर उनके मुंह से ऑब्वियसली क्योंकि वो इतने क्लोज है, क्या नया ड्रामा है, और हमको गुस्सा आ जाता है कैसे बोलिए ये ड्रामा नहीं, ये रियलिटी। अरे उनको नहीं पता ये रियलिटी है, और उन्होंने 50 साल तक नहीं सीखा, तो अभी कुछ साल में क्या सीख लेंगे वो इस चीज को। तो वो चीज सोचिए। दूसरा, आपके मूड को ठीक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं होती कि मेरा मूड खराब है तो वो समझे मेरा मूड खराब है। आप जैसे हर चीज में इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, इमोशंस में इंडिपेंडेंट क्यों नहीं? इमोशंस के लिए हम डिपेंडेंट क्यों हैं? स्पिरिचुअलिटी यही सिखाती है। स्पिरिचुअलिटी आपके मूड स्विंग्स को ये नहीं बताती कि अब वो समझेगा, वो अच्छे से रखेगा, वो उस चीज को नहीं, मुझे ही करना है। मेरे मूड्स है, मेरी प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ है, तो मुझे ठीक करना है उसको। उसका ठेका कोई और क्यों लेकर रखेगा कि वो क्यों नहीं समझ रहा, ये क्यों नहीं समझ रहा। डोंट डू दैट। तो वो आई विल हैंडल दैट। हाँ, कुछ उसके तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा है, व्हेन आई एम एंग्री आई हैव अ हैबिट ऑफ शटिंग डाउन, लाइक मुझे लड़ाई नहीं करनी, तो मुझे कुछ बात ही नहीं करनी। तो अब धीरे धीरे शुरुआत में होता था कि आपके पेरेंट्स को लगता था कि, पर अब उनको धीरे धीरे समझ आ गया। तब उनको पता है कि अगर कुछ है तो लीव हर हाफ एन आवर 1 आवर, 1 आवर बाद आप रूम से बाहर, आई एम ऑल ओके। फिर वही बबली एंड फ्रेंडली एंड हम सब बातें करें, पर उतनी देर मुझे छोड़ दो। तो वो चीज समझ जाते, पर ये नहीं कि वो पहली बार में समझेंगे। इट विल टेक टाइम। जैसे आप हर चीज को समझने में टाइम लगाते हैं, आप उनके ट्रेडिशंस को नहीं समझ पाते हैं, आपको वो अटपटा लगता है, उनको भी आपकी चीजें अटपटी लगती है। इक्वल है ना, आपको कुछ चीजें अटपटी लग रही है, पर आप कहेंगे अरे वो अटपटी है, उनके लिए ये अटपटी है। और इसीलिए शायद पेरेंट्स का एक हमेशा एक वाक्य होता है कि तुम्हारे जब बच्चे होंगे तब समझ आएगा। यस मैम। कि मतलब हर किसी को अब जो एज आती है उस एज में ही समझ में आता है। और जनरेशन गैप, हर आपके बच्चे जब होंगे तो हम कई ऐसी चीजें वो करेंगे जो हमें नहीं समझ आएगी, हमें वो चीज अलग लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे टाइम में तो नहीं था, हमें लगेगा ये। और ये एकदम सच्ची बात है, ये हर बार हुआ है। हमारे पेरेंट्स को लगता था उनके पेरेंट्स नहीं समझते, हमें लगता है हमारे पेरेंट्स नहीं समझते, हमारे बच्चों को लगेगा हम नहीं समझते। तो ये जनरल सीढ़ी है, ये होता रहेगा। तो इसको मान के चलो, एक्सेप्ट करके चलो, और बाकी आपकी जिंदगी है तो जिम्मेदारी भी आपकी है और किसी की नहीं। थैंक यू सो मच मैम, आपने मोस्ट ऑफ द आंसर्स, तो मतलब क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए हैं। एंड आई होप कि फिर से हम आपके साथ कोई सेशन करेंगे तो जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो भी क्लियर हो ही जाएंगे। एंड मे भी आने वाले टाइम में एक्सपीरियंस के साथ और क्वेश्चंस आएंगे। एंड मैम, जाने से पहले टीम ग्रिफिन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्रिफिन, जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज करवाया, जिन्होंने एफर्ट्स डाले इस इवेंट को पॉसिबल करवाने के लिए, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस, टॉक शो का एक्सपीरियंस, एंड उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मैसेज है कि जो काम आप कर रहे हैं कंटिन्यूसली प्लीज करते रहिए, बहुत ही अच्छी चीज है। बिकॉज सी पढ़ाई के साथ साथ अगर आप, मैं हमेशा कहती हूँ मेरे लिए सक्सेस वही है कि जब आप अपने साथ साथ किसी और का भी भला करके जाएं। तो कहीं ना कहीं आज स्टूडेंट्स, आपका काम पढ़ाई है, पर उस पढ़ाई के साथ साथ जो एक्सपीरियंसेस आपको मिल रहे हैं या आप जिन लोगों को फॉलो करते हैं, आप चाह रहे हैं कि उनको और भी लोग सुने, इससे उनके भी आंसर्स ठीक हो, उनको मिले, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ठीक हो। तो कहीं ना कहीं आप एक सक्सेस के रास्ते पर ही चल रहे हैं। और इसी थॉट, एक स्पिरिचुअल थॉट्स के साथ चल रहे हैं कि स्पिरिचुअल सक्सेस क्या है। आपका भला हो रहा है, पर आपके उस काम में, उस जर्नी में आप दूसरों को भी अच्छा करते जा रहे हैं, उनका भला करते जा रहे हैं। इट्स अ वेरी नाइस थिंग, कीप डूइंग दैट। और मन लगाकर पढ़िए, अच्छे से काम करिए। एंड आई थिंक इट्स वेरी नाइस टू हियर कि हम लोग वापस नॉर्मल हो रहे हैं। और
इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज खुल रही है so that everybody can meet, और जो पहले पढ़ाई होती थी उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, मिल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और नए आइडियाज के साथ काम कर सकते हैं। तो आई थिंक एलपीयू के लिए भी वो बहुत अच्छी, ग्रिफिन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बहुत अच्छी बात है। एंड आई होप कि हमने इतने सेशंस किए हैं तो अब आई थिंक आई एम ऑल डन विद दिस वर्चुअल सेशंस। So let's meet and then we'll talk अच्छे से और सबका। So I think you're doing some amazing work, to keep doing that, to be very honest. Thank you so much ma'am। and जैसा आपने कहा कि आप यूनिवर्सिटी में आएंगे, इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती हम सभी स्टूडेंट्स के लिए। एंड 15 से यूनिवर्सिटी हाइब्रिड मोड में खुल रही है। होपफुली ये बिल्कुल ही ऑफलाइन मोड में जल्द ही हो जाएगी एंड देन विल बी हैविंग योर सेशन इन यूनिपोलिस ऑफ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड आई कैन इमेजिन दैट एम्बियंस ऑफ ऑडिटोरियम जब आप होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच मैम। एंड जितने भी लोग अभी आपको देख रहे थे पूरे ऑडियंस में, या जितने बड़े बुजुर्ग भी होंगे मे बी, या जितने भी लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग देखेंगे, उन सभी के लिए एक फाइनल मैसेज को जाने से पहले। फाइनल मैसेज यही है कि स्पिरिचुअल हर आदमी है, आपको आई थिंक उसको रियलाइज करने की जरूरत है, या उसको पॉलिश करने की जरूरत है, या उसको बाहर लाने की जरूरत है। तो डोंट थिंक कि हम स्पिरिचुअल नहीं है, आप सब है। स्पिरिचुअलिटी कहीं आपके अंदर है, उसको अवेकन करने की जरूरत है। सो प्लीज डू दैट, क्योंकि आपको आइडिया भी नहीं है कि आप कितने पावरफुल है, कितने केपेबल है, आपका पोटेंशियल कितना ज्यादा है, और वो सब स्पिरिचुअलिटी से ही आपको समझ आएगा। तो जो आपको लग रहा है कि मुझसे ये काम नहीं होता, ये नहीं कर सकते, इस चीज में प्रॉब्लम है, यू हैव जीरो आइडिया कि वो आपकी चुटकियों का काम है आपके लिए, अगर आप स्पिरिचुअल हो जाए तो। सो प्लीज फॉलो स्पिरिचुअलिटी जिस भी वे में आपको, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के बहुत लक्षण है, बहुत स्टेप्स है। आप 1-2 स्टेप से भी शुरू करेंगे और वो वंडर्स कर सकते हैं आपके लिए, बहुत चेंजेस ला सकते हैं। सो फॉलो दैट। और क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट जस्ट लिविंग इन जंगल्स, डूइंग पूजा या सिर्फ तप करना, क्योंकि हमारे दिमाग में वही बना दिया गया है सिनेरियो। तो एक नॉर्मल लाइफ भी आप, आई थिंक नॉर्मल लाइफ के लिए ज्यादा स्पिरिचुअलिटी हेल्पफुल है, क्योंकि आप ज्यादा कंपटीशन में रह रहे हैं, ज्यादा आप नेगेटिविटी के बीच रह रहे हैं। तो यहाँ तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करें। बिल्कुल। Thank you so much, ma'am, for taking your precious time out of your busy schedule and accepting our invite. Thank you so much. And I don't know मैं क्या बोलूँ, कैसे words में आपको thank you करूँ for joining us. And we know, हमें पता होता है कि साल शुरू हुआ है, तो अब हम वेट करते हैं कि मैम का सेशन कब होगा। And I believe कि 2022 में ही एक और सेशन आपको ऑफलाइन हो LPU में। And this would be my prayer to God as well. So thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. So, ladies and gentlemen, boys and girls, this was Jaya Kishori ji who joined us for this wonderful spiritual session. And जितनी हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, सब कुछ हमने डिस्कस किया मैम के साथ। एंड इफ यू हैव जॉइंड लेट, आपने अगर लेट ज्वाइन किया तो आप इस सेशन को देख सकते हैं एलपीयू यूनिवर्सिटी के पेज पे। जस्ट इस सेशन के खत्म होते ही ये पोस्ट हो जाएगा। एंड आई होप सो आपको बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिले होंगे। आई होप सो कि आपने सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा। आई होप सो कि ये जो सेशन है ये आपकी लाइफ में बहुत से बदलाव लाएगा आज से। And thank you so much everyone for joining in. It was a lovely experience hosting you all. Thank you so much Jaya Kishori ma'am for joining in. And yes, thank you so much for pouring this much love in the chat box. This is your host Aryan Sachdeva signing off.